ये कौन लोग हैं? इन्होंने ऐसा लग रहा था कि कहीं तैयारी हुई है, कहीं इनकी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंगों को आगजनी हुई है, वो आगजनी कोई एमेच्योर नहीं कर सकता। कहाँ आग, फलीते में आग कहाँ लगाई जाए तो बिल्डिंग कैसे जलेगी, बिल्डिंग को कैसे ढा दिया जाए, ये सब बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। अब ट्रेनिंग कौन करेगा? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की खबरें और खबरों के साथ साथ जो तबसरे हो सकते हैं जानकार लोगों के, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो कजाकिस्तान से हैं, जो अफगानिस्तान के पड़ोस में है, शुमाल में, नॉर्थ में। और उससे मुतालिक बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो आम तौर पर लोगों के समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों अचानक वहां एक तरह से गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया, रूस की फौज वहां क्यों पहुंची। ये सब चीजें हमारे भारत में क्लैरिटी नहीं है, मीडिया में भी वो चीजें नहीं आ पा रही हैं जिनके जरिए हम आप समझ सकते हो कि आखिर हालात क्या हैं। आज संडे है और आज हम सईद नकवी साहब से हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं ये कजाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। इस पर हम सईद नकवी से जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर, चूंकि वो इस पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान अपने हाथ की उंगलियां हाथ देख करके बता सकता है कहां क्या है, तकरीबन इस तरह से 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग करना साहब बहुत बड़ी बात है। इतनी गहराई से जानना, लीडर्स के नाम, शहरों के नाम, वहां की कल्चर, सब कुछ बिल्कुल फिंगर टिप्स पे सईद नकवी साहब के है। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने आज फिर हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये कजाकिस्तान में क्या कुछ है। ऊपर ऊपर की खबरों से ऐसा लग रहा है कि सीएनजी की कीमत बढ़ी और उस पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन देखते ही गोली मारने तक की हालत में पहुंच चुके। आखिर क्या कुछ है ये नए साल का पहला दिन एकदम से अचानक तमाम इमारतें जलाई जाने लगी। लोग पहले तो जैसे तहरीर स्क्वायर में हुआ था काहिरा में, उस तरह वहां सिटी स्क्वायर में आए। फिर जनाब उन्होंने इधर उधर हटके कहीं आग लगा दी, आगजनी हुई। प्रेसिडेंट पैलेस, जो प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है शहर के अंदर, उसको आग लगा दी। मेयर के दफ्तर को आग लगा दी। गाड़ियां थीं बहुत सी, उनको पलट दिया, उनमें आग लगी, लोगों को मारा। अरे भाई, वहां तो देखिए बड़े लोग, यानी वायलेंस के का मिजाज हर मुल्क का अलग होता है। तो यहाँ बड़े जबर, अगर गुस्सा आ जाए इन लोगों को तो फिर यानी 2 सोल्जर्स का गला काट दिया, सर कलम कर दिया। तो पुलिस आई, उनको दौड़ाया, ये पीछे हटे, फिर ये कहीं इधर छुप गए। अंदाजा ये नहीं हो रहा था कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं मुल्की के लोग मालूम होते हैं, लेकिन उस इलाके में बहुत से लोग, शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने ऐसा लग रहा था कि कहीं तैयारी हुई है, कहीं इनकी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंगों को आगजनी हुई है, वो आगजनी कोई एमेच्योर नहीं कर सकता। कहाँ आग, फलीते में आग कहाँ लगाई जाए तो बिल्डिंग कैसे जलेगी, बिल्डिंग को कैसे ढा दिया जाए, ये सब बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। अब ट्रेनिंग कौन करेगा? देखिए, यही है कि जो डेमोक्रेसीज नहीं होती, वहां आले कम हो जाते हैं इंफॉर्मेशन के, और इंफॉर्मेशन महज खुफिया एजेंसीज के ऊपर मुनहसर होता है।
और खुफिया एजेंसीज अगर ऐसी ना हो, जो कि हालांकि यहाँ की खुफिया एजेंसीज तो वही हैं कि जो सोवियत यूनियन की थी वही हैं, और जो सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, तब ये तमाम मुल्क सेंट्रल एशिया के जितने भी ममालिक हैं ये एकदम से एक एक करके आजाद होना शुरू हुए। मैं ज्यादा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको न बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि एक बड़ी हमवी किस्म की गाड़ी ले ली थी हम थे, और ये कबीर खां जो आजकल जिसकी फिल्म 1983 बहुत ही कामयाब फिल्म बनाई है उसने, 1983 में जो इंडियंस ने वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में जी। उस पे फिल्म है। तो वो कई फिल्में बना चुका है, वो कैमरामैन था, और हम लोगों ने हमवी ली थी, हम पूरे सेंट्रल एशिया में घूमते थे, और उसमें काजाकिस्तान भी आए। काजाकिस्तान को आपके शायरों ने कुछ अजीब से पेंट कर रखा था, क्योंकि आपके शोहरा जो थे वो थे इसके ईरानियन इन्फ्लुएंस में। ईरान उन दिनों में इन लोगों को जरा अपने से कुछ कम शायद समझता होगा, तो लिहाजा नजीर अकबराबादी की मशहूर नज्म है, तो खिरसो हवा को छोड़ मिया, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। अब ये नक्कारा तो पायरेट किया करते थे पुराने जमाने में, ये इमेज नजीर अकबराबादी के बाद 18वीं सेंचुरी में कैसे आ गई, है ना। तो ये गोया देखिए कल्चर कहां से कहां जाता, मैं ज्यादा इधर उधर न जाऊंगा। ये इस वक्त यहाँ पे क्या हुआ और क्यों हुआ, वक्त क्यों ऐसा चुना गया, साफ है, वाज़ेह। अभी अभी एक ऐसी चोट लगी है वेस्ट को, तो खासकर अमेरिका को अफगानिस्तान में, कि वहां से, अच्छा, वहां से वो भागे हैं सब कुछ छोड़ के, यानी जूता चप्पल छोड़ के भागे हैं, जैसे कहते हैं साहब, जूतियां छोड़ के भागे। तो अब उस जगह पे रशिया और चीन, ईरान, ये ममालिक जो है वो वहां पे इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों की फौजों ने बाकायदा ट्रेनिंग की है कि अफगानिस्तान से कोई मिलिटेंट्स अंदर ना आ सकें, और कोई अगर झगड़ा हो तो वो उससे उससे निपट सकें। तो गोया कजाकिस्तान का डायरेक्ट गोया नहीं है बॉर्डर अफगानिस्तान से, लेकिन उज्बेकिस्तान के जरिए है। उस पूरे खित्ते में ये सबसे बड़ा मुल्क है, यानी ये यूरोप, पूरे यूरोप के बराबर मुल्क, और जिसमें पे पॉपुलेशन है सिर्फ 18 मिलियन, 18 मिलियन, 19 मिलियन पॉपुलेशन है। तो बेपनाह, अब जाहिर है वहां के लोग जो एथनिक कज़ाक हैं, लेकिन बहुत से रशियंस भी हैं, क्योंकि पूरे जब स्टालिन ने इनको इंटीग्रेट किया था 50s में, ये पूरे सेंट्रल एशिया को, तो उसमें रूसी बहुत से गए थे, और रूसी अभी वहां मौजूद हैं हर जगह, लेकिन कजाकिस्तान में बहुत हैं। आपको याद हो सोवियत जमाने में वहां का जो उनके स्पेस प्रोग्राम था, वो कजाकिस्तान के अंदर था। कजाकिस्तान की खास चीजें क्या है, एक तेल बेपनाह है, और ये तेल है, मिनरल्स हैं, बेपनाह यूरेनियम है, और इसकी, अच्छा, एक इलाका था अभी पास में, यहाँ के लिथियम बहुत ज्यादा था अफगानिस्तान में, वो सब गोया खत्ते लग रहा है चीन के। तो एक तो ये है कि भाई पूरा इलाका, अभी तक यहाँ पे नजरबायव, जो अभी तोकायव से पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, जो 1919 में जिन्होंने रिजाइन किया और इनको लेके आए, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, 81 ईयर्स के हो गए थे वो,
तो ये टोकायव साहब को लाए हैं, उस्मान टोकायव, कासिम टोकायव इनका नाम है। लेकिन उनके जमाने से ही, अच्छा, सोवियत यूनियन में कोई रिवोल्ट का कल्चर नहीं था, रिवोल्ट का कल्चर यहां भी नहीं था, लेकिन फिर ये कैसे एकदम से हो गया। अब इसमें जब हंगामा बहुत ज्यादा आगे बढ़ा तो चीजें वाजे होना शुरू हुई। क्या वाजे हुआ कि एक साहब हैं नेड प्राइस, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो हो रहा है, ये हम आपने जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशियन एक अलायंस है, गोया नेटो नुमा, वो उनको आपने बुलाया है कि वो 2500 सोल्जर्स पीस कीपिंग के लिए लाएं। तो हम बहुत गौर से देख रहे हैं कि क्या ये लेजिटिमेट है। अब साहब आपने अपनी दिलचस्पी दिखा के ये अया कर दिया कि इन झगड़ों में आपकी दिलचस्पी थी, वरना इसको प्रूव करना नामुमकिन हो जाता या मुश्किल हो जाता। ठीक है। क्यों हो रहा है ये? आज है 9 तारीख है आज जनवरी की। जनवरी की 10 तारीख यानी कल, यानी मंडे को एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है जेनीवा में, रूस की और अमेरिका की। एक उस मीटिंग के बाद फिर मीटिंग होगी रशियन फेडरेशन के रूलिंग एलीट की नेटो के साथ, और उसके बाद ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन, वो उसके साथ एक मीटिंग, यानी 3 ताबड़तोड़ मीटिंग्स हैं कि रूस को कैसे कंट्रोल किया जाए। रूस से मीटिंग उस वक्त हो रही है जबकि रशियन ट्रूप्स 1 लाख से ज्यादा यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात। अब ये कह रहे हैं कि साहब यूक्रेन में अगर आपने, ये हमला करने वाले हैं और ये इन्वेड करने वाले हैं यूक्रेन को। रूस ने कहा है कि साहब एक रेड लाइन हम भी ड्रॉ कर, हम नहीं करेंगे इन्वेड, लेकिन अगर नेटो ईस्टवर्ड और भी बढ़ा, यानी पोलैंड, हंगरी और ऊपर बाल्टिक स्टेट्स, और अगर आगे हमारे बॉर्डर के करीब और अंदर आया, तब वो रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब ये होता है कि साहब फिर हम देख लेंगे। ये पहले तो ये होता था कि लड़ाई हो जाती थी, अब लड़ाई के चांसेस कम हैं क्योंकि कोई लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? चीन इसलिए तैयार नहीं है कि उसकी पॉलिसी ये है कि किसी तरह से पीसफुल डेवलपमेंट ऐसा होता जाए और वो डाइवर्ट ना होए जंग वगैरह में, ताकि वो दुनिया की नंबर 1 पावर बन जाए, और तकरीबन बन गया है। रशियंस ये चाहते हैं कि उनकी कुव्वत जो कि सोवियत यूनियन के जमाने में बिल्कुल गिर गई थी, उसको पुतिन साहब का ये खींच के उसको यहां तक लाए हैं कि वो अब टक्कर लेने वाली एक सुपर पावर फिर से बन गई, उस पाई की नहीं जो कि सोवियत यूनियन थी। लेकिन इसका पहलू ये कि इसकी इकोनॉमी सोवियत इकोनॉमी से बेहतर है, हालांकि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं उनके। तो ये है, अब जब मीटिंग होगी अमेरिकन की और वेस्ट की और रशियंस की, तो वहां इस वक्त, इससे पहले क्या था, अफगानिस्तान, रशियन ट्रूप्स ऑन यूक्रेनियन बॉर्डर, यानी आपके पास कोई पत्ता नहीं था। लेकिन इस वक्त एक पत्ता आ गया है कि एक एक डिस्टेबलाइज कर दिया है एक उस मुल्क को जो कि सबसे ज्यादा महफूज और सबसे ज्यादा मजबूत मुल्क और सबसे ज्यादा रिच मुल्क है। रिच है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ये सही बात है कि नूर सुल्तान नजरबायव, उनके खानदान ने, उनके अहल-वयाल ने बेपनाह दौलत इकट्ठा की है, सब उन्हीं को ही लोग चलाते हैं। ये ओलिगार्की का सिस्टम जो रशिया में
बोरिस येल्सिन के जमाने में आया, वही सब यहाँ आ गया। यही लोग सोवियत लीडर्स थे, कम्युनिस्ट थे। वो लेनिन का कहना था कि कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो वैसे ही है कि फैशिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ कम्युनिस्ट लीडर्स। अब देखिए, एक फैशिस्टिक स्टेट है, ऑथोरिटेरियन स्टेट है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए इनको अंदाजा खुद नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा। लेकिन ये तंजीमें अंदर बन रही थी, ये तंजीमों का अंदाजा खादिम को थोड़ा सा अब याद पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, जब हम लोग जाते थे तो दो चीजें खदशे थे कि देखिए इस्लाम आ गया, सेंट्रल एशिया में इस्लाम आ गया। तो हम लोग जब गए, हम और कबीर वगैरह, तो मस्जिदों में जाते थे। साहब, एक मिस्कीन सा लड़का जो कि मुअज्जिन भी था, मौलवी भी था, नमाज भी पढ़ाता था, एक लड़का, और बिल्कुल कांग्रेगेशन में कोई नहीं। ये तो आलम था अलमाती में। यहाँ पे घोड़े का गोश्त, गाय का गोश्त और उसके साथ सुअर का गोश्त, क्योंकि वो सोवियत सिस्टम था, उसमें वो भी वहां दिखाई देता था। अब आप आइए बगल में यहाँ पे किर्गिजिस्तान, वहां बाकायदा बूट्स जूते पहन के, क्योंकि सर्दी थी तो वो जूते पहन के नमाज पढ़ते थे। अच्छा, यही तमाम। अच्छा, और मजे की बात ये थी कि मस्जिदें हर जगह खाली, और हर जगह गिरजे, ऑर्थोडॉक्स चर्च भरे हुए। तस्वीरें हैं मेरे पास, कभी आपको के प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा कि मस्जिदें खाली, चर्च का सोवियत यूनियन के गिरने में बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ, और बहुत ज्यादा। तो वो बहुत पावरफुल थे यहाँ, और अभी भी उन्हीं का हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक है। अब क्या होगा आगे, हम और आप नहीं जानते। लेकिन लेकिन जो जो बात आपने आखिर में चर्च का जिक्र किया, क्या चर्च के साथ साथ हम यानी यूरोप को देखें या साथ में अमेरिका को भी देखें? क्या है, यानी वो रशिया जो सोवियत यूनियन के गिरने के बाद फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करने में काफी हद तक कामयाब हुआ है, जैसा कि आपने बताया, वो क्या बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है अमेरिका के लिए? क्या उन ताकतों के लिए जो अफगानिस्तान से हार करके गई हैं, या उन ताकतों के लिए जो चीन और रूस और ईरान को एक साथ एक मजबूत ताकत के तौर पर देख रही हैं? आखिर थोड़ा सा और बताइए, ताजा सियासत से इसका कितना? यही है कि घबराहट इस बात की है कि ये यूरोप में खलफिशार है, यूरोप में एक विवाद है। यूरोप, बरतानिया एक तरफ जा रहा है, फ्रांस दूसरी, दोनों में बहुत तू मैं भी अभी हाल में हुई है। अभी हाल में ये ऑकस जब शुरू कर दिया आपके अमेरिका ने, यानी एक न्यूक्लियर सबमरीन का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फ्रेंच के हाथ में, वो आपने उनसे लेके चुपके से ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। अब वो जाहिर नाराज हैं। अभी नई सरकार आई है जर्मनी में, तो एक यूरोप अभी खलफिशार है, और अमेरिका की वो रीच यूरोप में नहीं है जो कि पहले एक जमाने में हुआ करती थी। तो उसको मुस्तहकम करने के लिए ये डिस्पैरेट एलिमेंट्स जो हैं यूरोप के और अमेरिकन को, इनको इकट्ठा करने के लिए एक कोई टारगेट चीज सामने नहीं आ रही है। टारगेट यही है कि साहब, रूस इतना बड़ा नहीं है कि वो बाय इटसेल्फ थ्रेट हो अमेरिकन के लिए, लेकिन रूस प्लस चाइना, 1 + 1 is not 2, 1 + 1 is 11, ये है खतरा। और उसमें आप ईरान को रोक लीजिए, ईरान को, और उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इनके पास बेपनाह दौलत है। काजाकिस्तान के पास खास करके यूरेनियम है, ऑयल है, निकल है, तमाम तरह की चीजें। तो ये सब जाने नहीं देना चाहते। तो जाहिर है
इनकी खुफिया एजेंसीज ने इसको इंजीनियर करने में शायद हमें ये शक इजहार करते हुए जरा सा हम रुकते ठहरते, लेकिन वो स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट जब आ गया कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं आपको, तो उससे अंदाजा ये होता है कि एक बौखलाहट नहीं, एक घबराहट है रहे। अच्छा, अंदर क्या हो रहा है अमेरिका के, आप देखिए कि लोग अब ये बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने की बात कर रही है। अभी लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट आप पढ़िए, उसमें ट्रंप खत्म नहीं हुए हैं, 2024 में आ सकते हैं। एक ये हंगामा वहां खड़ा हो रहा है। तो ये वेस्ट जो है एक कोहेसिव, कोई ऑर्गेनाइज किस्म का फ्रंट जो एक जमाने में 60s 70s 80s में था, वो नहीं है। देखिए 1970s में यह हुआ था कि वियतनाम वॉर से अमेरिकन प्रेस्टीज को झटका तो लगा था, लेकिन अमेरिकन कुव्वत कम नहीं हुई थी। अमेरिकन कुव्वत कम होना शुरू हुई है 2008 के लेमन, उनके जो कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शंस आने लगे, और लेमन ब्रदर्स के साथ साथ 50 कॉरपोरेशन बिल्कुल डूब गई। तब से ये हो गया कि साहब अब एक क्राइसिस कैपिटलिज्म की है, एक क्राइसिस डेमोक्रेसी की है, एक क्राइसिस इंपीरियलिज्म की है। नतीजा यह है कि चारों तरफ एक खलफिशार है। अब वो टारगेट कर रहे हैं रशिया। इसके ऊपर भी एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत डिवीजन था वेस्ट के अंदर कि भाई रशिया, टोनी ब्लेयर चाहते थे कि जो आपने इब्तिदा की थी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसको टोन डाउन न कीजिए, वो सब जगह है, वो फैलती रहे। उसमें एक एक क्रिश्चियन गोया वेस्ट वो के ऊपर असॉल्ट है, बिल्कुल वो सलीबी जंगों की मेंटालिटी ये चाह रहे थे। इन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया और कहा उससे, ओबामा से, कि भाई आप ये रशिया वगैरह को मत छेड़िए, आप वहीं रहिए जो थे। लेकिन वहां से थिंकिंग हटी, क्योंकि ये वो तिल थे, इस्लामोफोबिया, वो तिल ऐसा था कि जिसमें से अब तेल निकल चुका था। अब दूसरे झगड़े दूसरे खड़े हो गए थे। मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह, मैं वहां अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त ये आलम है कि एक झगड़ा खड़ा कर दिया गया है कजाकिस्तान में, ताकि सांस में सांस लें। जब आमने सामने बैठेंगे तो हाँ, हम अफगानिस्तान के भाग तो चले गए, लेकिन देखिए आपके बैकयार्ड में ये पूरा टारगेट इसके पीछे है पुतिन, व्लादिमीर। ये जो झगड़ा कजाकिस्तान में हो रहा है, ये इसका यहाँ है, बेलारूस में है, ये अपने यूक्रेन में है। इसमें टारगेट पुतिन को एक डेमोनाइज करके एक इमेज उन्होंने बनाई है ऐसी कि इसको टारगेट करो। तो आप उनके जितने वेस्टर्न अखबार पढ़िए, उनका मीडिया पढ़िए, ये कि पुतिन एक बहुत बड़ा भूत हो गया, वो है। अच्छा, मैं जो अब समझना चाह रहा हूं वो ये कि जब कोई हाकिम अपने लोगों के खिलाफ ये हुक्म दे के देखते ही गोली मार दो बगैर वार्निंग के, उससे उसकी सिचुएशन की सीवियरिटी का अंदाज होता है कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हुकूमत इसको कहते हैं कि उनकी खुफिया एजेंसीज को अंदाजा नहीं था। देखिए एक चीज और है, एक तो है कि खुफिया एजेंसीज को अंदाजा नहीं है, दूसरी ये कि खुफिया एजेंसीज खुद कितनी ज्यादा पेनेट्रेटेड है। देखिए डॉलर बड़ी अजीब चीज है, ये पैसा। वहां पे एवरेज इनकम कजाकिस्तान में है $500 पर मंथ। हिंदुस्तान के रुपयों में अगर उसे आप कन्वर्ट करें तो बुरी नहीं है, लेकिन वो मुल्क जहां सिर्फ 18 मिलियन लोग हों, जहां इतना तेल हो, इतना जखीरा हो, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए,
तो लोगों के अंदर एक डिस्कंटेंट है जिसको कि टैप किया जा सकता है, वो टैप किया गया है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं बशार अल असद के दफ्तर में बैठा हुआ था सीरिया में। उन दिनों में अमेरिकी और फ्रेंच सफीर ये बाकायदा जाके ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो कि सीरिया में बाकायदा एक सिविल वॉर की सिचुएशन है, उन ग्रुप से जाके मिलते थे ओपन। तो मैंने उनकी एक एडवाइजर थी बुथैमा शाबान, मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए हमें कि ये लोग ये सब खुलेआम कर रहे हैं और आप इनको रोक नहीं पाते। शुरू की बात कर रहा हूं मैं, 2011 की। तो उसने एक अजीब बात कही। उसने कहा, सईद, अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि हाउ पेनिट्रेटेड वी आर, यानी उनके लोग कहां कहां तक हमारे यहाँ घुसे हुए। ये उसका एतराफ था। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको, इनको नजरबायव के बाद जो तुकायव साहब आए हैं, कासिम तुकायव, इनको अंदाजा नहीं था कि किस हद तक अब ये घबराहट में। देखिए उनकी डिमांड्स क्या हैं। पहली ये थी कि आपने कीमतें कम हैं, कीमतें आपने बढ़ा दी एकदम से तेल की, उस मुल्क में जहाँ के तेल इतना ज्यादा जखीरा है। अच्छा ठीक है, माना, तो आप तो उसको कम करिए, इन्होंने कम कर दी। फिर उन्होंने कहा कि साहब ये जितने आपकी कैबिनेट है ये सब करप्ट है, देखिए इनके पास ये कैबिनेट बदल दी गई। अब वो, लेकिन एक के बाद एक डिमांड बढ़ती गई। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं रिजीम चेंज, यानी रिजीम, अब तुम जाओ इलेक्शन करो। तब यानी वही रजीम चेंज का खेल जो अमेरिका करता है मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग तरीके से। रिजीम चेंज जो है वो उनका एक तरीका है, एक उनकी गुगली है कि भाई जब कुछ ना चले तो रिजीम चेंज। आप देख लीजिए, रिजीम चेंज हो गई यहाँ पे वेनेजुएला में। वहां पे एक गेडो साहब हैं, उनको घर में रखे हुए हैं वो, कि साहब ये वहां के प्रेसिडेंट हैं इन एग्जाइल, यानी मधुरो नहीं है ये है, लेकिन अभी तक चल नहीं पाई है उनकी। बल्कि उसके बरक्स, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि एक कम्युनिस्ट सरकार आ गई चिली में, अब घबराए हुए। तो एक रिट्रीट पे अमेरिका, अमेरिका ऑन अ रिट्रीट, लेकिन ये कि अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ना जानिए अभी उसके अंदर जान इतनी है कि इस किस्म की हरकतें जैसी कि कजाकिस्तान में हुई हैं, उनको इंजीनियर करने की कुव्वत उसमें अभी बाकी है। और वो अभी इतनी आसानी से पुतिन साहब को छोड़ेगा नहीं। और पुतिन ने भी अपने रेड लाइंस बना दी है कि आप अगर इधर और आए तो फिर हम देख लेंगे। वो कहते हैं कि भाई तुम क्या देख लोगे। ये यहाँ पे कल और परसों 10 को ये मीटिंग है। उसके बाद अगला 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी तब इसमें काफी डेवलपमेंट हो चुके होंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपने जिस तरह से सेंट्रल एशिया के हालात खासतौर पे अपने आप आपने देखे हैं, आपने बताया कि चर्च का बहुत बड़ा हाथ है सोवियत यूनियन को गिराने। एक मिनट आपका और लूंगा। जब हम वहां गए, यानी लोगों के पास एकदम से भुखमरी थी क्योंकि पैसे कम, एकदम से डॉलर की कीमत, उनके अपने जो उनकी करेंसी थी उसकी कीमत बहुत गिर गई। और जनाब ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन, जो कि आपको टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में मिले, तो चल के देखें। बेहतरीन लोग लिबास पहने हुए खड़े हुए, कोई गाहक नहीं। यह कैपिटलिज्म का एक गोया ये नमूना था कि देखो, आके देख लो, ये आने वाला है। अच्छा, उसका एक खरीदार नहीं। यहां भी, उज्बेकिस्तान में भी, तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद में, हर जगह ये दुकानें यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन। और वो गोया का हम अब कैपिटलिज्म लेके आ रहे हैं। वो अब मालूम हुआ कि सब कुछ चली वली नहीं है, वो कुछ खिचड़ी सी बन गई है। लेकिन ये है कि अथॉरिटेरियनिज्म बहुत सख्त, ऐसी
कि इनके कंट्रोल के बाहर है। अब इन्होंने ये कह दिया कि हम गोली मार देंगे, यानी मार्शल लॉ हम लाएंगे। ये बचेंगे या ना बचेंगे तो कायर साहब ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अब बाकी पर्दे सीमी पे देखिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से उन वाकयात को बताया कि जिस तरह से आपने तब्दीली देखी है उस पूरे खित्ते में, खासतौर पे सोवियत यूनियन के गिरने पर, और उन तमाम मुल्कों में तकरीबन एक जैसे हालात, और जिस तरह से कैपिटलिज्म को लाने के लिए एक तरह से ड्रामेटाइज करने की हालत जो आपने बताई, वो भी उन्होंने पूरी कोशिश की। और हम आपसे इसी तरह से और बहुत सी चीजें समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अगले इतवार में फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।